नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस को ध्यान में रखते हुए जो एसएससी की न्यू सीरीज जिसमें टोटल 36 क्लास होने वाली है, उस सीरीज का चौथा वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं अर्थात पीडीएफ वाले ग्रुप में ऐड हैं, उनको पीडीएफ भी दी गई है। आशा करते हैं कि देखे समझे होंगे पहले वाले क्लास को। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। मैंने कहा कि भाई सीजीएल और सीएचएसएल मेंस को टारगेट करते हुए सीरीज चलाई जा रही है, तो इसका मतलब कि अन्य एसएससी की एग्जाम अगर आपको देना है तो आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। और आप जानते हैं कि मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि मेरा एक ई बुक है जिसका नाम है पैरासीटामोल 500, और ये कितने इफेक्टिव है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप तक भी बात चली गई होगी, तो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा बिहार एसएससी की कुछ न्यूज आई है, तो अब इनका भी एग्जाम होने वाला है। इनका कंटेंट अवेलेबल है 40 सेट वीडियो सोल्यूशन के साथ, आप लोग ले सकते हैं। रेलवे की न्यू सीरीज चल रही है जिसमें आपका 30 क्लास होने वाली है, तो उसके अधिकांश क्लास हो गए हैं, ये भी आप ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से एक S30 है जो एसएससी की अभी इससे पहले समाप्त कर ली गई, तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप लोग ले सकते हो। और अपने फाउंडेशन को अगर मजबूत बनाना चाहते हो बिना कहीं भटके हुए, एक ही जगह सिर्फ वही बात जो एग्जाम ओरिएंटेड हो वैसे ही बात मैं छापा हूं, तो आप लोग ले सकते हो। ये मोबाइल नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी व्हाट्सअप पे ले जाएगा, वहां से आप कंटेंट बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक भी बातों को स्किप मत करना, है ना, तभी आप मेरा पूरा फायदा उठा सकते हो। जैसा कि मैंने कई बार आपसे कहा है, मैं कोई टीचर नहीं हूं इस क्षेत्र में, मुझे जो है 13 साल का अनुभव है, और मुझे एक अंदाजा लगा लेता हूं मैं कि किस प्रकार की प्रश्न चल रहे हैं और आने वाले समय में कैसे आ सकते हैं, उसी पे काम करता हूं, और जिसका परिणाम आप लोगों के सामने होगा, आप भी जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, नीति आयोग एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो आपका नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2023-24 जारी किए हैं अभी हालिया में, तो इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, आपको पहचानना है। पहला कथन है हमारा, एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एसडीजी के प्रति भारत के प्रगति को मापने और ट्रैक करने का तरीका है। बिल्कुल सही है। संयुक्त संघ जो है अपने ये एसडीजी जो भारत को प्रदान करता है, जितना भी पॉइंट देते हैं उसको ट्रैक या फिर इसका अनुमान या इस गतिविधियों का अनुमान या फिर उस क्षेत्र की जांच वगैरह करने के लिए यह एक पैमाना है जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। एकदम सही है। दूसरा है हमारा, दूसरा कथन है 16 सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यूटी के प्रदर्शन का आकलन करता है। यह भी एकदम सही है। इस बार जो है आपका 16 सतत विकास लक्ष्यों को यानी 16 लक्ष्य को जो है इसमें शामिल किया गया था, ये वाला आंकड़ा को कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये भी सही है। जितने भी कथन हैं उतने प्रश्न आंसर है भाई, तो किसी चीज को स्किप मत करना, सिर्फ आंसर तक ही मत पहुंचना है, कथन पे भी विचार करना है, तभी आप मेंस लायक हो। इनके अलावा भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 2023-24 में 71 हो गया है, जो 2020-21 में 66 था। इसके अलावा ये भी सही हो जाएगा। इनके अलावा चौथा है, इस रिपोर्ट के अनुसार समग्र प्रगति के लिस्ट में सबसे निचले स्थान पे झारखंड को रखा गया है। यह गलत है। जो अभी आपका नीति आयोग का इंडेक्स आया है लेटेस्ट वाला 23-24 के लिए, उसमें सबसे निचले स्थान पे जो है बिहार को रखा गया है, न कि झारखंड को। झारखंड को सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ है इस वाली लिस्ट के अनुसार। तो चौथा कथन आपका जो है गलत हो जाएगा, इसे करेक्ट कर लेंगे। झारखंड के जगह पे हम बिहार को लिखेंगे, तब हमारा आंसर ये वाला लाइन भी सही हो जाएगा। चूंकि हमें गलत फाइंड करना है तो गलत इसमें कथन 4 लिखी गई है। इसके अलावा 3 जो आपने ऊपर में कथन देखा था एकदम सही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो एसडीजी इंडेक्स जारी किए नीति आयोग, इसमें 16 सतत लक्ष्यों को शामिल किया गया था। इसके अलावा यह जो है यह जो यूएनओ के द्वारा जारी किया जाता है उनको ट्रैक करने का एक पैमाना है ना। 2023-24 में समग्र स्कोर जो है 71 हो गया है, जो पिछला वाला 20-21 में 66 था। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। अब देखिए, सबसे कम प्रदर्शन जो इस लिस्ट में रहा है बिहार का रहा है, जिसका टोटल अंक 57 दिया गया है। उसके बाद झारखंड का रहा है जिसका टोटल अंक 62 दिया गया है।
ठीक है मेरे भाई। सबसे ऊपर वाले जो टॉप में रहे हैं इस लिस्ट में वो 2 स्टेट कंबाइंड रूप से है। ये 2 स्टेट कौन कौन सा है, तो केरला और उत्तराखंड, ये दोनों स्टेट को जो है फर्स्ट स्थान दिया है नीति आयोग ने अपने इस वाले रिपोर्ट के अंदर। और सबसे नीचे से 2 कौन हो जाएगा, तो बिहार और फिर नीचे से सेकेंड लास्ट झारखंड। इनके अलावा एसडीजी इंडिया इंडेक्स राष्ट्रीय संकेतक ढांचे से जुड़े 113 संकेतकों के उपयोग करके राष्ट्रीय प्रगति को मापता है। अगर लक्ष्य कहेगा तो 16 गो, संकेत कहेगा तो 113 गो। तो ये कुछ आंकड़े जो आपको क्वेश्चन कथन के रूप में पूछे जाएंगे, और ये ऐसा चीज है कि ये पूछे जाएंगे। ये साल भर क्या 3 साल तक चलता रहेगा आपके एग्जाम में, जब तक अगला रिपोर्ट आ नहीं जाता है। इनके अलावा जल के नीचे के जीवन का आकलन इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो है लक्ष्य नंबर 14 था हमारा इस वाले रिपोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसे जो है मतलब स्किप कर दिया गया है कि भाई इस वाले का जो है डाटा इसमें नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में मात्र 9 स्टेट ही जो है तटीय है, बाद बाकी तो स्थलीय वाला है। तो इसीलिए सब पे इफेक्ट नहीं डाल पाया, इसीलिए इसे जो है स्किप कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि इस बार जो है नीति आयोग अपने जो रिपोर्ट जारी किए हैं उसमें किस चीज को स्किप किए हैं, तो 16 में से जो है जल जीवन यानी जल के नीचे जीवन को स्किप कर दिया है। इनके अलावा इस इंडेक्स के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने करोड़ घर बनाए गए। पिछला एमटीएस आपको याद होगा 2023 में, जिसमें यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था कि इसके अनुसार जनधन खाता कितने खोले गए। ठीक है, तो मैंने दूसरा मॉडिफाई करके दूसरे फॉर्म में रखा है कि इस इंडेक्स के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 4 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। इनके अलावा सौभाग्य योजना जो बिजली मुहैया कराता है आपका ग्रामीण सेक्टर में, इसके तहत जो है सौभाग्य योजना 100% कार्यरत है, यानी 100% विद्युतीकरण आपका ग्रामीण एरिया में हो गई है। इस रिपोर्ट कहने का मतलब ये नीति आयोग वाला जो रिपोर्ट है जिसका शीर्षक आपने ऊपर में देखा है, जहां भी इस शब्द का इस्तेमाल है समझिएगा मैं नीति आयोग वाला बात कर रहा हूं, है ना। लैंगिक समानता का कुल स्कोर, लैंगिक समानता 2018 में 36 था, इससे बढ़ के 23-24 में 49 हो गया है। जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 929 महिलाओं को जो है इस रिपोर्ट के अंदर दर्शाया गया है। ठीक है मेरे भाई। और जनगणना 2011 के अनुसार टोटल लिंगानुपात कितना है, 943 है। ठीक है, और इनके अलावा जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, 929 है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, ये जनगणना 2011 के अनुसार है और ये नीति आयोग के अनुसार है कि भाई लिंगानुपात कितना है 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार, तो आप कहेंगे 929। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना है। इनके अलावा जमीन पर 2020-21 में नीति आयोग ने वन को जो स्कोर दिए थे, यानी जमीन पर जो जीवन है यानी पर्यावरण से संबंधित बातें, पेड़ पौधे वगैरह, तो उनको 66 स्कोर दिया था। 23-24 में बढ़ के 75 हो गया है, जो पूरे इंडिया में पूरे भूभाग का करीब 25% भाग कवर करता है। देखिए जो वन सर्वेक्षण है 2000 पिछला जो आपका 21 वाला आया था, है ना, जो 22 में रिलीज हुआ था, तो उसके मुताबिक 24.62% पे जो है समग्र वन है इंडिया के अंदर। अगर नीति आयोग के अनुसार आपसे पूछता है कि 23-24 के अनुसार भारत में कितने भूभाग पे वन है, तो आप कहेंगे 25% भौगोलिक एरिया में जो है वन पाए जाते हैं। दोनों चीज में अंतर करते हुए समझते जाएंगे। इनके अलावा जनगणना 2011 में मैंने बताया लिंगानुपात 943 है और शिशु लिंगानुपात 919 है। अभी आपने देखा था कि भाई जो नीति आयोग ने अपना हालिया रिपोर्ट के अंदर इंडिया का लिंगानुपात डिसाइड करा है, ये कितना है, 929 है। तो ये दोनों में फर्क है भाई, है ना, ये दोनों में तीनों में फर्क है। ये शिशु वाला है, शिशु वाला क्या होता है मैंने बता दिया था। इनके अलावा नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं। नीति आयोग जो है ये 2015 में आया था, स्थान लिया था आपका योजना आयोग का। प्रधानमंत्री इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त सीईओ और उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो 3 मेजर पोस्ट है इसके अंदर, एक तो अध्यक्ष होते हैं जो पदेन होते हैं और ये होते हैं आपका इंडिया में पीएम होता है नीति आयोग में। इसके अलावा एगो उपाध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो पीएम ही करते हैं। एगो सीईओ होते हैं और सीईओ की नियुक्ति भी पीएम ही करते हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कोई बोर तो नहीं हो रहे हो बेटा? हाँ भाई, क्वेश्चन थोड़ा मैं उस लेवल के रखा हूं, तो जो इधर के बच्चे हैं वो जरूर बोर हो रहे होंगे, तो उनके लिए मैं हूं भी नहीं, मैं हूं उन्हीं बच्चों के लिए जो वास्तव में पढ़ने लायक हैं। ठीक है भाई। कल एक बच्चा ने कमेंट किया है कि जब तक जो है तुम लंबा वीडियो बनाओगे या फिर ऐसा कुछ लिखा है तब तक व्यू कम आएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने साथ गद्दारी नहीं कर सकता और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए क्लास में जितनी मटेरियल है पूरा देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो बच्चे 10, 20, 50 रुपये उस कंटेंट पे खर्च कर
कर रहा है उनको फ़ायदा भी मिलना चाहिए और सबसे बड़ी उनकी टाइम किल ना हो। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य में क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे बहुधा पूछे जाते हैं कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या नहीं है। 3 गो उद्देश्य देता है, एगो नहीं देता है। तो उद्देश्य में जो है राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर योजनाएं विकसित करना, आर्थिक रणनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा को शामिल करना, ज्ञान और नवाचार के लिए एक समर्थन प्रणाली बनाना, ये सभी के सभी नीति आयोग के जो है उद्देश्यों में शामिल है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके रह सकते हैं जब पूछेगा कि नीति आयोग का क्या उद्देश्य है। इसमें सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा बार देखा गया कि राज्यों को संघवाद की तरफ अग्रसर करना ये रहता है, या कल्याणकारी राज्य बनाना। आप जैसे आप वहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ पे, नीति निषेध तत्व में पढ़ते हैं ना भाई, कि नीति निषेध तत्व जो है उसका क्या मतलब उद्देश्य है, तो राज्यों को कल्याणकारी बनाना। यहाँ पे जो है नीति आयोग का जो उद्देश्य है ये है भाई राज्यों को संघवाद की तरफ अग्रसर करना। तो ये दोनों मैच करता है, एक संविधान की बात है और एक संस्था की बात है, दोनों में नीति शब्द पहले आ जा रहा है। ठीक है भाई, बताना जरूरी समझा इसीलिए बता दिया। इनके अलावा नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2015 में जब ये बने तो पहले से ही हैं पीएम के रूप में, तो यही अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनघड़िया साहब और प्रथम सीईओ बनी थी श्री खुल्लर मैडम, जो एकमात्र आपका महिला जो है महिला भी है अब तक के नीति आयोग के अंदर सीईओ, है ना। और जो अरविंद पनघड़िया साहब हैं ये वर्तमान में 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष होंगे। इनके अलावा जो वर्तमान अधिकारीगण हैं आपके नीति आयोग के अंदर, ये तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी साहब ही हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी साहब हैं और सीईओ BVR सुब्रमण्यम साहब हैं जो परमेश्वरम साहब का स्थान लिए थे, और जो सुमन कुमार बेरी हैं वो राजीव कुमार साहब का स्थान लिए थे। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे। प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कुल कितने अध्याय या तरंग है ना। आजकल किताब के राइटर तो पूछते हैं, उसके इंटरनल झांक के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो प्राचीन जो ग्रंथ है राजतरंगिणी, इसमें 8 तरंग है या 8 अध्याय है। तरंग से यहाँ पे हमारा मतलब अध्याय से है। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है भैया, कल्हन है। कौन है, कल्हन है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई कविता के फॉर्मेट में लिखा गया है। किस प्रकार से लिखे गए हैं, कहानी के रूप में जी नहीं, कविता के रूप में लिखे गए हैं। राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मुहैया करवाती है। इसकी रचना महाभारत से समानता रखती है। अगर कल हो के आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ महाभारत के जैसा है, तो आप कहोगे राजतरंगिणी, क्योंकि समानता रखता है भैया। इनके अलावा राजतरंगिणी में कश्मीर की प्रसिद्ध महारानी दिद्दा, जैसे महारानी गेंदिल्यू के बारे में पूछा जाता है, उसी प्रकार से काकतीय वंश की जो महारानी है ना, रुद्रमा देवी, उनके बारे में पूछा जाता है। उसी प्रकार से महारानी दिद्दा के बारे में पूछा जाते हैं, क्योंकि अपने शासन व्यवस्था के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो कश्मीर से जुड़ी हुई है। तो रानी दिद्दा की जो बात है ये राजतरंगिणी में वर्णित है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सिंध पर जो प्रथम आक्रमण आपको हुआ था, ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कि सिंध पर प्रथम आक्रमण या फिर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो आप कहते हो 712 ईस्वी में, है ना। ये कौन किए थे, मोहम्मद बिन कासिम किए थे। और किसके शासनकाल में किए थे, तो राजा वहां का उस समय दाहिर था। ठीक है, तो इस बातों का भी मेंशन आपको राजतरंगिणी जो किताब है, जो ग्रंथ है, उसके अंदर आपको मिलेगा। इनके अलावा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया गया था जैनुल आबदीन के द्वारा। जैनुल आबदीन जो है, इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इन्होंने राजतरंगिणी जो संस्कृत में मेन लिपि लिखी गई थी, उनको फारसी में ट्रांसलेट किए थे। इनके अलावा अकबरनामा, अकबरनामा है ना, इसे आईने अकबरी भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। तो अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे, अबुल फजल। कौन है भैया, अबुल फजल। ये अकबर के नवरत्न में शामिल में से एक है ना, 9 में से एक है अबुल फजल, है ना, जिन्होंने फारसी में इस ग्रंथ की रचना की है। अगर इसका भाषा पूछे तो फारसी, है ना। इस ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है कि इस ग्रंथ में किस किस चीज का समावेशन है, तो उनके मतलब बहुत सारे चीज का समावेशन है। लेकिन जब भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर करता है तो फसलों से संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनर आपको करता है। ठीक है भाई, फसल से संबंधित बात करता है अकबरनामा को। अगर बहुत डीप से क्वेश्चन पूछेगा तो फसल में जो है, इस अकबरनामा किताब में फसलों में रबी और खरीफ दोनों प्रकार के फसलों का समावेशन देखने को मिला है ना। तो रबी और खरीफ तो आप समझते ही हैं, जो मानसून के आते ही स्टार्ट हो जाए बोना, उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं, और रबी की फसल ठंडी महीना में बोना स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, तो ये जो है आपका, जैसे आपका रबी और फसल दोनों मैंने कहा कि इसमें समावेशित है, तो इसमें कपास, गन्ना, नील, अफीम, गेहूं,
हूँ इत्यादि का जिक्र मिल जाएगा। किस किताब में? अकबरनामा में। जो कौन लिखे हैं? अबुल फजल, है ना। कौन थे भैया? अकबर के नवरत्न में एक। अकबरनामा का बाद में हेनरी बेवरेज के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया। हर चीज़ का ट्रांसलेट जो हो चुका है उनके बारे में भी बता रहा हूँ। ये मेन चीज़ है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर अकबरनामा का इंग्लिश अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेवरेज के द्वारा। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता ने कहा जाता है महाभारत को, है ना। इसे फारसी में अनुवाद करवाए थे कौन? फारसी में जो अनुवाद हुआ है उसका शीर्षक क्या है? उसका जो है शीर्षक क्या था? तो रज्मनामा। और अनुवाद करवाए थे अकबर यानी अकबर के शासनकाल में, और किया गया था बदायूं के द्वारा। हालांकि इस काम में फैजी ने भी मदद किया था। फैजी कौन है? अबुल फजल का भाई है फैजी, है ना। ये भी अकबर के नवरत्न में शामिल रहे थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखिए अकबरनामा क्या है? एक किताब है जो अकबर के काल का है। कौन लिखे? अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे भैया? नवरत्न में शामिल में से एक विद्वान थे। इनके अलावा इस किताब में फसलों के बारे में जो है ब्यौरा दिया गया है, जिनमें किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ और रबी दोनों फसल है। अब खरीफ रबी फसल से आप पकड़ लेंगे। इनके अलावा अगर इससे इतर बात करें स्पेशल फसल में, तो कपास का भी, गन्ना का भी, अफीम इत्यादि की भी जिक्र करी गई है। महाभारत को हम जय संहिता कहते हैं। अभी मैंने कहा कि राज तरंगिणी का जो लेखन विधि मिलती है, मैच करती है, ये महाभारत से काफ़ी मैच करती है, ये ध्यान रखेंगे। महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया गया था अकबर के काल में। कौन किए थे? बदायूं। और बदायूं को इस काम में कौन मदद किए थे? फैजी। ठीक है, और इसका शीर्षक क्या है? रज्मनामा। ठीक है। इसके अलावा आता है भैया एक किताब है इंडिका। देखिए इंडिका की लेखक आप सभी जानते हैं मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत हुआ करता था, जो यहाँ आए और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहने लगे। अब ये जो इंडिका किताब है ये ग्रीक या इसे ही हम यूनानी कहते हैं, यूनानी दवा खाना भी होता है, यूनानी भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है इंडिका में। बस इतना सा ध्यान रखना है। इंडिका की भाषा और लेखक और जो आपका मेगास्थनीज थे वो किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य का 2-3 गो और नाम है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे विष्णुगुप्त है या फिर कौटिल्य भी है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने सीधे हल्के क्वेश्चन के रूप में एग्जामिनर को पूछते देखा है। इनका अन्य नाम क्या है? इससे ये जो ग्रंथ है आपका अर्थशास्त्र, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो आर्थिक नीति, सैन्य नीति, व्यापार, कानून, न्यायालय इत्यादि पर जो है आधारित यह पुस्तक है। तो कोई जो है ये ओवरऑल अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है, एक संसार को चलाने के लिए इसमें आर्थिक नीति भी है, सैन्य नीति भी है, डिफेंस भी हो गया आपका, जो है आर्थिक वाला भी हो गया, व्यापार भी हो गया, कानून संबंधी न्यायपालिका भी हो गया, यानी सब कुछ है इसमें, है ना। इनके अलावा अमीर खुसरो के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया। वैसे तो बहुत सारा पुस्तक लिखा गया है। तुगलकनामा काफी बार इनके पूछे जाते हैं कि तुगलकनामा के लेखक कौन है? तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो भैया अमीर खुसरो। लेकिन इनके जो किताब है जिनका नाम है खजाइन उल फतूह, इस ग्रंथ में जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो आपका चित्तौड़ वाला जो आपका है दौरा, इसका ब्यौरा देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपके CPO 20 में भी पूछा है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे भैया, एक भी बात इधर उधर का नहीं। चलिए अगला है, भारत पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कब किए थे? जैसे मैंने आपको इससे पहले इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पढ़ा रखा हूं कि भारतीय मुद्रा का पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया, भारतीय मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन कब किया गया, है ना भैया। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन खेल के क्षेत्र में है कि पहली बार भारत एक दिवसीय इंटरनेशनल क्रिकेट की जो है मेजबानी कब किए थे? तो 1987 में किए थे। इन्हें ध्यान रखेंगे। एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष की शुरुआत 1975 में होती है। लगे हाथ महिला वाला याद रखेंगे 1973 में शुरुआत हुआ था। और महिला वाला जो 2025 में आपका ODI वर्ल्ड कप होगा ये इंडिया के अंदर ही होगा, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये करेंट सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके अलावा 1975 में तो शुरू हो गई, 75 के विजेता और 79 के विजेता, यानी लगातार 2 वर्षों के जो विजेता है, चूंकि 4 साल पे होती है ना। तो ये वेस्ट इंडीज ही रहा था, दोनों बार लगातार 2 बार जीत लिए। तब से अभी तक वेस्ट इंडीज फिर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं 50 ओवर वाला। इनके अलावा जो है
इनके अलावा जो है ना, भारत आंशिक रूप से पाकिस्तान के साथ मिलकर 1987 में पहली बार मेजबानी करे। फिर दूसरी मौका आया 1996 में, जब भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर मेजबानी करे ओडीआई वर्ल्ड कप का। फिर तीसरी मौका आया 2011 में, जब भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ये तीनों मिलकर एक साथ मेजबानी करे। और फिर चौथा मौका आया 2023 अभी हाल में, कि भारत जो है पूर्ण रूप से यानी टोटली जो है मेजबानी की, टोटल के टोटल मैच इंडिया के अंदर ही कराया गया 2023 वर्ल्ड कप वाला, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब तक भारत जो है 4 बार, अब पूर्ण रूप से कहेगा तो 1 बार 2023 में। भारत वर्ल्ड कप पुरुष, भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष एक दिवसीय 2 बार जीत चुके हैं, 1983 कपिल देव के अगुवाई में और 2011 महेंद्र सिंह धोनी के अगुवाई में। 1983 के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहां पे हुआ था, तो लॉर्ड्स के मैदान पे हुआ था। और लॉर्ड्स कहां पे है, तो ये लंदन के अंदर है। और लंदन कहां पे है, तो टेम्स नदी के किनारे है। और ये कहां पे, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड की राजधानी है भाई। इनके अलावा भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था ये जो आपका 1983 का फाइनल मैच है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, है ना, WI, इस प्रकार से मैच हुई थी। और ये मैच में वेस्ट इंडीज को 43 रनों से जो है मात खानी पड़ी थी और इंडिया इस प्रकार से जो है एक लो स्कोरिंग मैच में विजेता बने थे। ठीक है भाई, क्योंकि आजकल जो है कितने रन से हारा ये भी पूछ लेता है, ये तो बड़ा इवेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। फाइनल मैच की बात करें, जिस दिन फाइनल मैच था उस पारी में सबसे अधिक रन तक पहुंचने वाला एकमात्र खिलाड़ी 38 रन तक पहुंचा था, कृष्णमाचारी कृष्णकांत। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, बाद बाकी इनसे लो स्कोर पे ही सभी आउट होते गए। इनके अलावा इस श्रृंखला में, मतलब इस सीरीज में, वर्ल्ड कप 1983 में सबसे अधिक भारत के लिए जो रन बनाए ये कपिल देव साहब थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। 2011 का जो फाइनल मैच हुआ आपका, जो भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर खेला गया था। इस पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज युवराज सिंह को घोषित किया गया, है ना, भारत के लिए। जब भारत जीत गया तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज या टूर्नामेंट युवराज सिंह को। ध्यान रखेंगे, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। भारत का पहला वनडे मैच जो होता है आपका इंटरनेशनल वाला, ये 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ होता है। ठीक है भाई, उस इंडियन टीम के कप्तान रहते हैं अजीत बाडेकर। कौन रहते हैं, अजीत बाडेकर रहते हैं। ध्यान रखिएगा, 1974 में पहला ओडीआई इंटरनेशनल इंडिया खेलते हैं इंग्लैंड के साथ और कप्तानी रहता है अजीत बाडेकर साहब का। इनके अलावा भारत अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेलते हैं 2006 में, साउथ अफ्रीका के साथ खेलते हैं। और उस मैच में कप्तानी कर रहे थे वीरेंद्र सहवाग साहब। ये किसी को शायद ही मालूम होगा, जो बच्चे पढ़े हैं उनको मालूम होगा, नहीं तो जनरल बच्चे को मालूम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने वाले समय में आपके एग्जाम में सीधे दिखेंगे और आपसे ये भी पूछेगा कि T20 इंटरनेशनल शतक सबसे पहले किसने लगाया था, है ना। तो ये सुरेश रैना ने लगाया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चूंकि ये अनकैप हीरो हैं, ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आजकल के ज़माने के हिसाब से, तो कोई बच्चा जो है इसे तुक्का भी ना मारेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला T20 इंटरनेशनल शतक इंडिया के लिए सुरेश रैना लगाते हैं। और पहला जो मैच इंटरनेशनल T20 वाला खेलते हैं साउथ अफ्रीका के साथ 2006 में, 31 दिसंबर 2006 का दिन था, तो उसमें कप्तानी वीरेंद्र सहवाग के द्वारा करा गया था। इनके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे, CK नायडू। ये आज़ादी के पहले की बात है। क्या बात है भाई, ये आज़ादी के पहले की बात है ना, बिफोर 1947, यानी ये बात रहेगा आपको 1932-33 की। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन बने थे, आप स्वतंत्र शब्द आ गया मतलब 1947 के बाद, तो लाला अमरनाथ जो है ये पहले टेस्ट कप्तान थे स्वतंत्र भारत के। तो बिफोर इंडिपेंडेंस आपका CK नायडू हो जाएगा और आफ्टर कौन हो जाएगा, लाला अमरनाथ हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट में कप्तान इंडिया के लिए। ध्यान रखेंगे, बाद में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए पहला शतक भी लाला अमरनाथ ने ही लगाया और ये क्वेश्चन आपके CHSL 2023 ने पूछा था। इनके अलावा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए पहला शतक कपिल देव ने लगाया है। ये ध्यान रखेंगे, कपिल देव का जो हाईएस्ट स्कोर है जिम्बाब्वे के खिलाफ है 175 रन। इनके अलावा और जो ODI क्रिकेट में पूरे दुनिया में सबसे हाईएस्ट स्कोर है ये रोहित शर्मा हिटमैन के नाम है, 264 रन व्यक्तिगत पारी, है ना। 224 का T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है ये आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले गए हैं, जहां पे विजेता आपका भारत रहा है और उप विजेता साउथ अफ्रीका रहे हैं। इस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट या फिर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है आपका युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट, अफरीदी इत्यादि को जो है आमंत्रित किया गया था। ध्यान रखेंगे 2023 का जो वर्ल्ड कप है उनके विजेता ऑस्ट्रेलिया है भारत को हराकर, और ये मैच इंडिया में हुआ था जैसा कि आपने क्वेश्चन में समझ लिया होगा। भारत में बैंकिंग व्यवस्था प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बैंकिंग व्यवस्था
जो बैंकिंग सिस्टम है उनके संदर्भ में कौन सा कथन आपका जो है सही नहीं लग रहा है, आपको बताना है। MSF जिसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका हिंदी करते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूतियों को बेचते हैं। यही चीज गलत है, मैं आगे बताऊंगा क्यों गलत है, पहले और कथन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कथन भी सवाल जवाब है भाई जो आपके काम के हैं। रेपो रेट वह रेट है जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अल्पकालिक कर्ज प्राप्त करता है। ये एकदम सही है। एक तो आपका बैंक रेट होता है दादा और एक होता है रेपो रेट। मैंने कई बार जो है आपसे ये भी कहा है कि बैंक रेट और रेपो रेट को एक ही जैसे समझो, डेफिनेशन अगर याद करने चाहते हो तो बस फर्क इतना रखना कि रेपो रेट जो है ये अल्प समय के लिए ऋण देते हैं, जबकि बैंक रेट जो है वो दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं अन्य व्यावसायिक या कमर्शियल बैंकों को। ठीक है मेरे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। समझ में आया? तो रेपो रेट अल्पकालिक ऋण प्रणाली है जो कमर्शियल बैंक प्राप्त करते हैं आरबीआई पे, वो एक रेट है रेपो रेट। ठीक है भाई, तो ये सही है सेकेंड कथन। तीसरा कथन है कि आरआरआर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाने से मुद्रास्फीति में कमी आती है। यह भी कथन अपने आप में सही है। तो पहलुका कथन गलत हो गया जो बोल रहा है कि एमएसएफ जो है एक प्रणाली है जिस पर प्रतिभूतियों की बेचना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। अब ये इसका उल्टा दिया गया है वहां पे। आइए ये क्या होता है समझते हैं। एमएसएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म बता दिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा। वह दर है जिस पर अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सरकारी प्रतिभूतियां, जिनको प्रतिभूति समझ में नहीं आता है बॉन्ड समझ लीजिएगा, और जिनको बॉन्डो समझ में नहीं आता है समझने के लिए शेयर समझ लीजिएगा। शेयर तो समझते ही होंगे ना, एक भाग हिस्सा, तो ऐसा ही समझ लीजिएगा है ना बॉन्ड और प्रतिभूतियों को। भाई है नहीं एक्चुअली में ऐसा, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि आप वहां तक आपको देखना नहीं है, सिर्फ जो है एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है ना। तो भैया जो एमएसएफ है यह वह दर है जिस पर कोई भी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी जो प्रतिभूति है उनको गिरवी रख देता है और रातों रात या अल्प समय में तत्क्षण तुरंत कर्ज ले लेते हैं, अल्पकालीन ऋण जो है ले लेते हैं। नहीं समझे? देखिए अल्पकालीन ऋण का जो है रेपो रेट भी एक जो है आपका मतलब सुविधा है कि भाई रेपो रेट पे जो है आपका आरबीआई अल्पकालीन ऋण देता है, लेकिन वो तामझाम के बाद देते हैं। लेकिन जो ये वाला जो है ना एमएसएफ, इस पे जैसे अब भी बोले और तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि तुरंत जो है इनके पास ये प्रतिभूति बॉन्ड गिरवी रखते हैं और तुरंत के तुरंत जो है इनको सैंक्शन हो जाता है अल्पकाल के लिए ऋण आरबीआई के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, व्यावसायिक बैंकों के लिए एक अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने का जरिया है, फैसिलिटी है। क्या है? एमएसएफ, जो वहां पे उल्टा लिखा गया था कि आरबीआई का है, नहीं ये व्यावसायिक बैंकों का है। इनके अलावा आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में, अगर आपसे कोई कहेगा, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, पैसा वाला मामला है तो वित्त मंत्रालय की बात होगा, तो वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में हिल्टन यंग आयोग के अनुसार 1935 में स्थापित किए गए थे, 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज बने थे, ओसबर्न स्मिथ थे, और प्रथम भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख साहब थे, और वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रमांक के हैं। तो ये आपका जो है रिजर्व बैंक ऑफ जो है कि इंडिया का थोड़ा सा स्थापना और उनके गवर्नर। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गवर्नर है उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों में आएंगे तो सबसे बड़ा काम नोट जारी करना है ना नमरी। इनके अलावा सरकारी बैंकर तथा ऋण प्रबंधन का कार्य करना, यानी सरकार के लिए बैंक का कार्य करता है। विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षण करना, वाणिज्यिक बैंकों का संरक्षण करना, स्वच्छ वित्त प्रदान करने वाली कंपनियों को रेगुलेट करना, केंद्रीय निकासी और लेखा निपटान का ध्यान रखना, क्रेडिट नियंत्रक का कार्य करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना। ये सभी के सभी आरबीआई के प्रमुख कार्यों में हो जाएंगे। अब मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे रखता है, कई बार समझा चुका हूं कि भाई नोट का क्रेडिट करना भी इन्हीं के जिम्मे है ना, अर्थात नोट छपना है ना। तो जो तरलता के लिए बाजार में तरलता ज्यादा कम, इसमें तो ये भी जिम्मेवार है। अब नोट छपे नहीं करेगा तो कहां से पहुंचेगा कमर्शियल बैंक तक, और कमर्शियल बैंक तक नहीं पहुंचेगा तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा, और लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो मार्केट में कैसे पहुंचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो उसी प्रकार से यही जो है कम ज्यादा करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करते हैं आरबीआई। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम डिप्टी गवर्नर बनने वाली महिला केजी उदेसी थी। ठीक है, केजी उदेसी थी, जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है,
मैं लिख के दे दूंगा कि ये जी उदेसी थी। आज तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, डिप्टी गवर्नर तो बनी है। इनके अलावा रेपो रेट या नीतिगत दर है ना, वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, दीर्घ टर्म के लिए बैंक रेट है। और अभी आपने देखा एमएसएफ, वो भी एक प्रणाली है जो व्यावसायिक बैंक अल्पकालीन ऋण तुरंत सैंक्शन करवाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इसमें क्या शर्त है कि प्रतिभूतियों को गिरवी रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है। इनके अलावा रिवर्स रेपो रेट जो है, यह क्या दर है भाई, यह दर है कि भाई अभी तक जो है रेपो रेट के अनुसार आरबीआई पैसा दे रहा था एसबीआई को, है ना, आरबीआई पैसा दे रहा था एसबीआई को। अब जो रिवर्स रेपो रेट है इसके अनुसार क्या होता है कि एसबीआई ही पैसा देने लगते हैं आरबीआई को, यानी अब आरबीआई कर्ज ले रहा है एसबीआई से, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आर ज्यादा होगा कि ट्रिपल आर ज्यादा होगा, मतलब रेट, तो आर हमेशा ज्यादा होगा। ये जो है मैक्स होगा किसके तुलना में, ट्रिपल आर के तुलना में, और ये मीन होगा। क्यों भैया, क्योंकि कोई भी जो संस्था चलता है नो प्रॉफिट खोजता है, तो अगर आरबीआई ट्रिपल आर का वैल्यू ही ज्यादा कर दे तो व्यावसायिक बैंक को ही ज्यादा देने लगेगा ब्याज, है ना, तो खुद ही घाटा में चला जाएगा ना। तो इसीलिए है ना, जो जिस पे ब्याज देता है, चुकाता है आरबीआई, वो कम रखता है, और जो लेता है वो ज्यादा रखता है। चलते हैं आगे। इनके अलावा प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रोशन कुमारी किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? कथक। कथक उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें हिंदुस्तानी कला के साथ साथ इस्लामी कला का समावेशन भी देखने को मिलता है। किसका कारण है कि उस समय जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे, इनका संरक्षण इस नृत्य को प्राप्त है। प्रमुख कलाकार में आएंगे नालनी कमालनी अस्थाना, इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यह हालिया क्वेश्चन है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज का पद्म विभूषण आपसे पूछा जाता है, 1986 होता है। ध्यान रखेंगे ये कथक के गुरु हैं और कई सारे पिक्चर में जो है अपने नृत्य अभिनय के लिए प्रसिद्ध है, जो अब हमारे बीच नहीं है। 2022 में इनका निधन हो गया था। इनके अलावा जो है आपका रानी कर्ण, सितारा देवी, ये सभी के सभी आपके किससे, कथक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। नालनी कमालनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री मिला, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। शास्त्रीय नृत्य अभी तक 8 है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, मणिपुरी है, कथक है, ओडिसी है और सत्रिया है। ये वो 8 शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया शंकर देव साहब के द्वारा, जो वैष्णव संत थे, इनके द्वारा चालू किया गया था। असम का है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ओडिसी देवदासी परंपरा से निर्मित है, उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है ना। कथक उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश भी इसके ऑप्शन में हो सकते हैं। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें जोगई और चोलम 2 प्रमुख पार्ट होते हैं। राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। इनके अलावा मोहिनीअट्टम, ये केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, इसमें सिर्फ औरतें ही भाग लेते हैं, मतलब महिला। इनके अलावा इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। कुचिपुड़ी सिद्धेंद्र योगी के द्वारा स्टार्ट करा गया जो है आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है ना। इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। रेड्डी सरनेम इस नृत्य से जुड़े हुए होते हैं। कथकली, ये भी आपका केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ये वो 8 शास्त्रीय नृत्य है जिसका ब्यौरा मैंने शॉर्ट में दिया है। अब कथक को हम थोड़ा सा समझेंगे, है ना। देखिए कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, बता दिए थे। इसमें जो है हिंदुस्तानी कला के साथ साथ इस्लामी कला का समावेशन बता दिए थे। इनके अलावा इनके प्रमुख कलाकार में सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, शोभरा नारायण, पंडित लच्छू महाराज, नालनी कमालनी अस्थाना, कुमुदनी लखिया, शाश्वती सेन को काफी पूछे जाते हैं। रोहिणी भाटे, समा भाटे, ये सभी के सभी आपके आ जाएंगे कथक नृत्य में। ये घराना पूछेंगे कि भाई कथक नृत्य के कलाकार कौन कौन घराने से जुड़े होते हैं, तो बनारस घराना सबसे पॉपुलर है, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना, ये सभी के सभी घराना कथक कलाकारों से जुड़े हुए होते हैं। अब कुछ एक कलाकार है जिनका अवार्ड का ईस्वी डिमांड करता है, तो पंडित बिरजू महाराज 1986, 1964 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी मिला था। सितारा देवी को 1973 में पद्मश्री, शोभना नारायण को 1992 में पद्मश्री, रानी कर्ण को 2014 में पद्मश्री। मैं 1 सेकेंड आया, बता दिए थे। हम चलते हैं आगे।
इनके अलावा जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौरमंडल या ब्रह्मांड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है या सत्य नहीं है। सब अच्छा, ये वाला सीरीज भैया बाइलिंगुअल है, जो भी कंटेंट बाय करेंगे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अलग अलग PDF आप पढ़ सकते हैं। सप्तर्षि को बिग डीपर या द ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं, एकदम सही है ना। बिग डीपर भी कहते हैं, उर्सा मेजर भी कहते हैं, द ग्रेट बियर भी कहते हैं, ये सभी का सभी नाम सप्तर्षि का ही है। इनके अलावा शुक्र ग्रह पे H2SO4 की परत पाई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपलब्धता आपको शुक्र ग्रह पे देखने को मिलेगा, सही है बात। चंद्रमा की स्थिति भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर होने पे विषुव की घटना घटती है, ये बात गलत है। जब आपका सूर्य की स्थिति होता है ना, सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के लंबवत हो जाते हैं तो आपको इक्विनॉक्स की घटना होती है, विषुव की घटना होती है, जिसमें हम दिन और रात की अवधि जो है समान फील करते हैं। ठीक है भैया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया और जो गलत है वही हमारा आंसर है। इसका मतलब चौथा सही होगा। किसी ग्रह या तारे का रंग सतह के तापमान के द्वारा निर्धारित होता है। जो उनके कलर होते हैं नीला, लाल, पीला, जो तारे का रंग आप देखते हैं वो डिसाइड होता है उनके टेम्परेचर के द्वारा कि कितना जो है इसमें टेम्परेचर है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। 3 में क्या कहना है अपने को कि सूर्य की स्थिति जब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होने की स्थिति में विषुव की घटना होती है, जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं अंग्रेजी में, अर्थात दिन और रात की अवधि आपका समान होता है। यह आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसी घटना घटती है, अर्थात विषुव की घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर आपका शरदीय विषुव हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है अभी अक्टूबर चल रही है भैया सर, हाँ शरदीय हो जाएगा, सही बात है जी। इनके अलावा सप्तर्षि को बिग डीपर, उर्सा मेजर या द ग्रेट बियर, ये तीनों नाम है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, NTPC को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का परिभ्रमण काल जो है 27.3 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। और आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का परिभ्रमण और परिक्रमण काल जो है लगभग समान होता है, इसीलिए हम चंद्रमा का हमेशा है ना एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी ध्यान रखेंगे अपन, है ना। इनके अलावा इसका मतलब अपने दिन के तुलना में चंद्रमा पे जो है ना दिन आपका 27.3 पृथ्वी दिवस के बराबर, मतलब इतना 27 टाइम का दिन होता होगा। इनके अलावा शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है। शुक्र ग्रह सभी 8 ग्रहों में सबसे अधिक चमकीला और सबसे अधिक गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, लूसीफर ग्रह, पीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, ये सब की सब संज्ञा दी गई है। इनके अलावा ब्रह्मांड में 2 ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यह है आपका बुध और शुक्र। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में जो है शनि है, सैटर्न है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। कौन है भैया? जुपिटर। आकार के हिसाब से सबसे छोटू ग्रह बुध है और सूर्य के नजदीक के हिसाब से भी सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध है। ये कई बार आपको बता चुका हूं, इसीलिए जो लो लेवल की बात है मैं यहाँ पे नहीं रखा हूं। ठीक है। इनके अलावा पृथ्वी के तुलना में चांद की गुरुत्वीय त्वरण की मान, अच्छा गुरुत्वीय त्वरण कहे या फिर वजन कहे, दोनों में आंसर आपका 1/6 ही होना है। क्यों ऐसा होता है मैं नीचे बताऊंगा। पृथ्वी के तुलना में चांद की गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 हो जाती है, अर्थात 6वां भाग हो जाता है। इसी कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु की वजन पृथ्वी के तुलना में 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पे किसी वस्तु की वजन 60 किलो है तो चांद पे जाएंगे तो उस वस्तु का वजन जो है 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि 60/6, 6 दाहिन के 60 है ना, तो 10 kg हो जाएगा। ये कैसे होता है आप सभी जानते हैं, वजन बराबर मास गुने गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात W बराबर mg होता है ना। mg मास है और g आपका ग्रेविटी है ना। तो ये जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, इसीलिए ये सीधा आपका काम करता है वर्क में, है ना। तो अगर चंद्रमा पे कोई चीज रखेंगे तो मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन g के जगह पे g/6 से गुना करना पड़ेगा अगर आप वजन निकाल रहे हो तो इधर 60 kg का कोई चीज है तो अपने आप जो है घट के हो जाएगा वहां पे 10 किलो का। इनके अलावा वजन तथा बल का इकाई समान होता है। वजन तथा बल की इकाई जो है समान होती है, ये ध्यान रखेंगे। और बल का क्या मात्रक होता है साई वाला? न्यूटन होता है। इनके अलावा पृथ्वी के सतह होगा यहाँ पे, ठीक है। पृथ्वी के सतह तक सूर्य की प्रकाश 8.2 मिनट या फिर 500 सेकेंड में जो है पृथ्वी तक पहुँचता है। 8 ग्रह में सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा जो है बुध पूरा करते हैं,
हैं क्योंकि नज़दीक में है सूर्य के। ये अगर सन है तो बुध यहीं पे है और जो नज़दीक में होगा ये जल्दी घूम लेगा, है ना। तो सबसे कम समय में बुध करता है और सबसे अधिक समय में वरुण ग्रह करते हैं, क्योंकि वरुण सबसे जो है 8वां ग्रह है, दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। तो वरुण को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है परिक्रमा करने में और सबसे कम बुध को लगता है। परिक्रमण और परिभ्रमण बता दिए थे। परिक्रमा से याद रखेंगे आप, जैसे मंदिर का आप परिक्रमा करते हैं, मंदिर जो है एक पिंड मान लीजिए, तो आप उनके चारों तरफ आप घूमते हैं, ठीक है। अब परिभ्रमण मतलब होता है कि अपने ही एक्सिस पे रोटेट होना, जैसे कोल्हू का बैल, है ना। इनके अलावा सभी 8 ग्रहों में सबसे अधिक परिभ्रमण काल जो है शुक्र का है। शुक्र सबसे अधिक टाइम लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट होने के लिए, और सबसे कम समय लेता है बृहस्पति ग्रह अपने एक्सिस पे रोटेट होने के लिए। पृथ्वी का रोटेशन काल कितना होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका थोड़ा सा हिंट देता हूं। यही परिभ्रमण काल जो है ना, दिन की अवधि डिसाइड करते हैं ना, दिन की अवधि जो है डिसाइड करते हैं कि कितने समय का होगा। जैसे बृहस्पति पे, क्योंकि इसको 10 घंटा से भी कम समय लगता है, तो वहां पे दिन की अवधि 10 घंटा से भी कम है। और शुक्र ग्रह को बहुत टाइम लगता है, अर्थात शुक्र ग्रह पे दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। सूर्य के निकट जो 4 गो ग्रह है, जैसे 4 गो ग्रह है आपका, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये 4 गो ग्रह है, इसे आंतरिक ग्रह कहिए या पार्थिव ग्रह कहिए या सघन ग्रह भी कहिए, है ना। और जो 4 गो दूर का ग्रह है उसे बाहरी ग्रह कहिए, जुबियन ग्रह कहिए या फिर गैसीय पिंड के रूप में ग्रह कहिए। रमजान के पवित्र माह के अंत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ईद उल फितर। ईद उल फितर जो है ये रमजान के अंतिम महीना में मनाया जाता है। ईद उल फितर एक धार्मिक त्योहार है जो मुसलमानों या इस्लाम समुदाय के लोगों के द्वारा रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है। इनके अलावा यह इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने, जिसका नाम शव्वाल है, उस महीने में मनाया जाता है। देखिए, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, आपका बौद्ध धर्म, इनके अलावा जैन धर्म और एक और छूट रहा है, हाँ, पारसी धर्म। यहाँ से जो भी त्योहार वगैरह होते हैं, यहाँ से बहुधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं आज यहाँ पे विशेषकर सभी धर्म की क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। यह इस्लामिक बता दिए थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ईद उल फितर इस्लामिक कैलेंडर के कौन महीना में, तो आप कहेंगे 10वें महीना में। नाम याद रखना नहीं है जरूरी, क्योंकि यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ ये क्रम पूछता है कि कौन महीना में, तो 10वां महीना में। मिलाद उन नबी, है ना, उन नबी, है ना। तो ये इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे माह में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो मिलाद उन नबी 3rd महीना में हो गया, ईद उल फितर 10वां महीना में हो गया। इनके अलावा उर्स त्योहार इस्लाम धर्म का त्योहार है जो सूफी संत होते हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पे मनाई जाती है उर्स त्योहार, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बकरीद का त्योहार भी इस्लाम धर्म में प्रमुख त्योहार है। यह इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीना अर्थात आखिरी महीना में मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में नव वर्ष का त्योहार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस्लाम धर्म में नव वर्ष के त्योहार को हम मुहर्रम कहते हैं और ये इस्लामिक कैलेंडर के प्रथम महीना में मनाया जाता है। पारसियन के नव वर्ष के त्योहार जो है उसे हम नवरोज कहते हैं और इंडिया में नवरोज को स्टार्ट करने का शुरू जो है आपका गुलाम वंश के शासक मोहम्मद नसरुद्दीन बलबन को दिया जाता है, ठीक है। इसे जिल्ले इलाही भी कहा जाता था। देखिए, जो पतेती उत्सव है यह भी आपका पारसी धर्म से ही संबंधित है। गुरु पर्व तथा बैसाखी का त्योहार ये सिख धर्म से संबंधित त्योहार है। गुरु पर्व जो है गुरु नानक के जन्मदिन पे मनाया जाता है आपका पंजाब, हरियाणा इत्यादि क्षेत्र में, जहाँ पे सिख समुदाय के लोग रहते हैं। और बैसाखी का त्योहार जो है खालसा पंथ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह अर्थात सिख धर्म के 10वें गुरु के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। इनका जन्म बिहार के पटना साहिब और जो इनकी समाधि है महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह के जन्मदिन पे क्रिसमस का त्योहार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, मेरी क्रिसमस। गुड फ्राइडे का त्योहार ईसाई धर्म में शोक का त्योहार माना जाता है और गुड फ्राइडे के तीसरे दिन अर्थात गुड फ्राइडे से जो प्रथम रविवार आएगा उस दिन ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। और ये ईस्टर का त्योहार ईसाई धर्म में हर्ष का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह जो आपका सूली पे चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन, उसके तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए थे। तो इसी खुशी में जो है ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। देखिए, लोसांग त्योहार और लोसार त्योहार, ये लोसांग सिक्किम में होता है, लोसार आपका लद्दाख में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है और
हिमाचल प्रदेश में भी होता है। ये भी बौद्ध धर्म से ही ताल्लुकात रखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 का संबंध किससे है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जैसे 18 वर्ष वाला नहीं भैया, क्या मतदान की उम्र। इनके अलावा भारतीय संविधान के भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनावों का निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली का उपबंध किया गया है। इसमें ऐसे चीज की उपबंध करी गई है कि भाई जाति, धर्म, लिंग, है ना, इसके आधार पे भी किसी को जो है अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि तुम्हारा नाम नहीं इसमें आएगा, ऐसा नहीं, सबको जो है ऐड करना है। इनके अलावा 326 सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पे जो है इलेक्शन होती है, जो इस क्वेश्चन का बेस भी है। इनके अलावा मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? बच्चे इस कॉमन से क्वेश्चन में भी गलती कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे चारों ऑप्शन मिलता जुलता रहता है। एक सांविधिक रहता है, एक संवैधानिक रहता है। तो जल्दी से देखा नहीं, सांविधिक मार दिया तो गलती हो जाता है। मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। भारतीय बनाम, भारतीय संघ बनाम PUCL, जिसका फुल फॉर्म पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज होता है ना। इसके बाद में, है ना, मतदान के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है या कानूनी अधिकार के रूप में माना है। तो देखिए, मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसके 3 आंसर हो सकते हैं। एक तो आपका संवैधानिक अधिकार आंसर हो सकते हैं। अगर संवैधानिक अधिकार ऑप्शन में नहीं है तो विधिक अधिकार, चूंकि विधिक को कानूनी भी बोल सकते हैं, तो कानूनी अधिकार। तो तीनों के तीनों आंसर हो सकते हैं। अनुच्छेद 327 विधानसभा में जो चुनाव होता है उनके प्रावधान हेतु संसदीय शक्ति का उपबंध है। जो विधानसभा में, विधानसभा की जो चुनाव है उसमें संसद की पावर, शक्ति जो है ये 327 के अंतर्गत दर्शाई गई है। अनुच्छेद 328 है जो विधानमंडल। अब देखिए, यहाँ पर विधानसभा था, यहाँ विधानमंडल। तो विधान मंडल कहने का मतलब है जैसे केंद्र में आप संसद कहते हो, वैसे ही जो है राज्यों में विधानमंडल, इसमें विधान परिषद भी आ जाते हैं और विधानसभा भी आ जाता है। हालांकि हर एक स्टेट में विधान परिषद नहीं होता है, जैसे इंडिया में मात्र 6 स्टेट में विधान परिषद है। तो कंबाइंड रूप से दोनों सदन को हम विधानमंडल कह देते हैं या फिर राज्य का विधायिका कह देते हैं, ठीक है। तो विधानमंडल के अंदर जो चुनावी प्रबंध का उपबंध किया गया है, यह आर्टिकल 328 में, और संसद का पावर जो राज्य के अंदर चुनाव होगा उसका 327 में, 326 में वयस्क मताधिकार, है ना, ध्यान रखेंगे। 329 में है कि चुनावी मामलों पर अदालत द्वारा हस्तक्षेप से रोक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और 71 एक आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, ये भी चुनाव वाला बात करता है। ये कौन सा बात करता है कि भाई अगर प्रेसिडेंट चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और किसी प्रकार की शंका या दुविधा उत्पन्न हो जाए तो यह निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत किया जाएगा। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने कब किए थे? तो 1829 में। धर्म सभा 1829 में राधाकांत देव के द्वारा कोलकाता में स्थापित किया गया था। यह जो समाज था यानी धर्म सभा, ये आपका ब्रह्म समाज का विरोध करते थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 कोलकाता में किया गया था। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अब देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के फाउंडर हैं, तो इनके जो मतलब समर्थक में आ जाएगा ये तत्वबोधिनी सभा आ जाएगा, और इनके जो विपक्ष में आ जाएंगे वो धर्म सभा आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो बातों को खोल के दिमाग में घुसाइए, कैसे भी पूछे आपको आंसर दे के आना है। इनके अलावा आशा करते हैं कि जो भी बच्चे ई बुक या 30 सीरीज पहले लिए हैं एसएससी का हमसे, वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए भैया, पढ़ना तो पड़ेगा तभी सफलता मिलेगी, है ना, तो पढ़िए अच्छे से। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था, है ना। यह मुख्य रूप से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन से रोकना था, और ये इनके फाउंडर दयानंद सरस्वती थे, इन्हें मूल शंकर भी कहते हैं। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे, और इन्होंने एक किताब लिखी है जिनका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। पुणे सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रानाडे के द्वारा 1909 में किया गया था, महिला कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, ये दोनों के फाउंडर जो हैं आपके कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, और दोनों के दोनों कोलकाता में होंगे। प्रार्थना समाज के फाउंडर जो है आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे इनमें सपोर्ट किए थे। 1867 बम्बई के अंदर किया गया था। सचिंद्र सन्याल ने पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली थी, ये ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे बिहार प्रांतीय किसान सभा अभी एग्जाम में आया था,
उसी प्रकार से ये भी कल हो के एग्जाम में आपको पूछेगा। तो भैया अनुशीलन समिति तो अलग है, एक वो है कि भाई पटना में अनुशीलन समिति की ब्रांच कब खोले गए, तो 1913 में। किसके द्वारा? सचिंद्र सन्याल के द्वारा। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया था। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम रुस्तम भिखाजी कामा के द्वारा किया गया था 1905 में। और ये जो मैडम रुस्तम भिखाजी कामा है, ये भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। इन्होंने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा झंडा को फहराई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित संस्थान तथा उसके स्थापना वर्ष के साथ मिलान। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960, है ना, तो भारतीय वाला सही है ये बीआरओ वाला। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय खेल प्राधिकरण 1984, ये भी सही है। भारतीय फुटबॉल संघ 1937, ये गलत है। देखिए भारतीय फुटबॉल संघ जो है, हालांकि ये क्षेत्रीय रीजन पे ही फुटबॉल को कमांड करता था पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन ये इंडिया की सबसे पुरानी और इसी नाम से भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना जो है 1893 के अंदर किया गया था। बाद में 1937 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना होती है। तो दोनों अलग अलग चीज है। अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, इसकी स्थापना कहेंगे तो 1937 के अंदर होता है। और भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहेंगे तो 1893 के अंदर होता है। कल होके अगर आपसे पूछे कि भारतीय फुटबॉल संघ किस राज्य में फुटबॉल को क्रियान्वयन करते थे, तो पश्चिम बंगाल। इनके अलावा BCCI की स्थापना 1928 में होती है। प्रथम अध्यक्ष R ग्रांट गोवन होते हैं, वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिनी है। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे के अंदर है। IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना दोराबजी टाटा के द्वारा 1927 में किया गया था और इनके प्रथम अध्यक्ष भी दोराबजी टाटा ही थे, है ना। इनके अलावा जो अभी PT उषा इनके प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। BRO की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1960 में और जवाहरलाल नेहरू साहब ही प्रथम अध्यक्ष थे BRO के अंदर। यह तटवर्ती इलाके में जो है सड़क का निर्माण करते हैं, रख रखाव करते हैं। कोई आपदा वगैरह अगर तटवर्ती इलाके में आ जाते हैं तो भी मदद करते हैं, जैसे भूस्खलन वगैरह भी हो जाती है ना, तो भी इनका थोड़ा बहुत जिम्मेवारी वहाँ पे भी देखी जाती है। इनके अलावा जो आपका हाल फिलहाल इनकी उपलब्धि है, जैसे अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश जो काफ़ी पॉपुलर है अपने ऊंचाई पे स्थित होने के लिए। सेला ब्रिज डबल ट्यूब वाला अरुणाचल प्रदेश का, तो ये भी जो है BRO के द्वारा ही निर्मित किया गया है। भारत के विभिन्न मंदिर तथा उनके उपनाम के साथ मिलान कीजिए। सबरीमाला मंदिर को पेरिया कोयल कहते हैं क्या? ये एकदम गलत है, बृहदेश्वर मंदिर को कहा जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर को चतुर्भुज मंदिर कहते हैं, ये एकदम सही है। सोमनाथ मंदिर को 7 पर्वतों का मंदिर कहते हैं क्या? ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर B सही है। इसका मतलब जो सत्य है वही पहचानने के लिए बोल रहा है आपको। किसका मिलान सही है? सही बात है जी, जो सही है वो बोल रहे हैं। तो B नंबर सही है, बाद में की पहला और तीसरा जो है गलत है। आइए क्यों गलत है। कंदरिया महादेव मंदिर जो यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया था, जो खजुराहो मंदिर परिसर जो आपके मध्य प्रदेश में है, खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। डायरेक्ट पूछता है खजुराहो के मंदिर कौन बनवाया, तो चंदेल शासक। कंदरिया महादेव के मंदिर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यशोवर्मन को। जो खजुराहो मंदिर परिसर की सबसे बड़ी मंदिर है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। तमिलनाडु के तंजौर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया था, इसे पेरिया कोयल भी कहा जाता है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है, इसे 7 पर्वतों का मंदिर कहा जाता है, 7 माउंटेन टेम्पल, है ना। इनके अलावा दक्षिण भारत में जो मंदिर की शैली होती है ये आपका द्रविडियन होती है और इंडिया मतलब नॉर्थ इंडिया में जो होता है नागर शैली के अंदर बनाया जाता है। मंदिर में जो मंडप होता है, यहाँ पे क्या होता है, भक्तजनों या फिर जो लोग होते हैं पुजारी वगैरह, या पुजारी नहीं, जो लोग जाते हैं दर्शन के लिए, उनको एकत्रित होने की जगह है मंडप। यहाँ से काफी क्वेश्चन SSC पूछता है। मंडप क्या होता है? लोगों को एकत्रित होने का जगह। गर्भगृह क्या होता है? जो देवी देवता होते हैं उस मंदिर के, उनको प्रतिस्थापित करने की जगह होते हैं। प्रदक्षिणा क्या होते हैं? परिक्रमा करना, या जो परिपथ होता है परिक्रमा करने के लिए जो राह बनाई होती है छोटी सी पगडंडी, उसे प्रदक्षिणा कहते हैं। दक्षिण भारत में जो गोपुरम होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का लंबी गलियारा होता है जो ओनली द्रविडियन स्टाइल का जो है विशेषता है। इनके अलावा राष्ट्रीय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान जो है PRKV राव के द्वारा लगाया गया था। तो सीधे सीधे कहेगा अनुमान तो दादा भाई नौरोजी। उसमें जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन भी ऑप्शन में रहता है, तो आपको संघ की तरफ मुड़ नहीं जाना है, आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से पूछता है तो PVKR राव के द्वारा। भारत का पहला बजट 1860 में, है ना,
ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए आदमी जेम्स बिलियन के द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत के षणमुखम सेठी और गणतंत्र भारत का जॉन मथाई, और सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई, सबसे अधिक बार लगातार निर्मला सीतारमण। एक एक बात को बताऊंगा, ध्यान रखना। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान अब कौन लगाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा लगाया जाता है, एनएसओ के द्वारा लगाया जाता है। आपको पता होगा 2019 में दो संस्था यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और आपका जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, इन दोनों को मिला के एक एकल संस्था बनाया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है भाई, तो इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान कैलकुलेट किया जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन क्या करता है? निर्यात को बढ़ावा देता है। अवमूल्यन क्या होता है मैं कई दफा बता चुका हूं, अब जानबूझ के अपने मुद्रा के वैल्यू को घटा देना। जैसे मान लीजिए अभी डॉलर 83 रुपया है, एक यूएसडी है ना, अब इसको जो है अगर अवमूल्यन करना चाहे भारत सरकार तो ये 83 की जगह 93 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। विदेशी जो नागरिक है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ इंडिया से खरीदा जाए। इनके अलावा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था, आय को कैलकुलेट करने के लिए या अनुमान लगाने के लिए। इसके प्रथम अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, ध्यान रखेंगे। और भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 19 जून को मनाया जाता है जो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन है। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना आपको याद होगा वो भी पीसी महालनोबिस के मॉडल पे ही आधारित था 1956 से 61। इनके अलावा निम्न में से किसका मिलान सही है? एंट्रोबियस पिनवर्म, एंक्सिलटोल्मा, टेपवर्म, टीनिया, हुकवर्म। तो जो पहला है ना ये पिनवर्म है आपका, एंट्रोबियस है ना। बाद बाकी जो एंक्लोस्टेमा है ये टेपवर्म नहीं है और टीनिया हुकवर्म नहीं है। एक्चुअली ये दूसरे का उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। एंक्लोस्टोमा जो है ये हुकवर्म है और टीनिया जो है ये आपका टेपवर्म हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। ये टीनिया जो है आपके आई वर्म होगा ना जी, टीनिया जो है ये आपका आई वर्म हो जाएगा, सही है जी, आई वर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए पिन वर्म जिसे थ्रेड वर्म भी कहते हैं। अरे वर्म मतलब कीड़ा भाई, छोटे छोटे जो नहीं कि पहले की केचुआ के मतलब कीड़ा की दवाई हम लोग बचपन में खाते थे, है ना, याद होगा आपको। तो उसी प्रकार सा ये वाला वर्म है ना। ये केचुआ नहीं जो खेत में पाया जाता है वो वर्म की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पिन वर्म को अपन थ्रेड वर्म भी कहते हैं और ये मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। एंक्लोस्टोमा एक प्रकार का हुक वर्म है जबकि टीनिया आई वर्म है। हेलमिंथ जिसे स्टडी अगर आप इसका करते हैं हेलमिंथ का यानी इस वर्म वगैरह का, तो हेलमिंथियोलॉजी आप जानते हैं कि लॉजी जोड़ देने से स्टडी हो जाता है कोई भी चीज़ का। इनके अलावा जो बर्मी कल्चर है ना वो केचुआ पालन का है, जिसमें इस वाले कीड़े की बात नहीं होती, वो केचुआ की बात होती है जो खेत पथार में पाया जाता है। इम्यूनोलॉजी का पिता एडवर्ड जेनर है, जैसे चेचक की टीका का खोज सबसे पहले इन्होंने ही किया था और इन्हें इम्यूनोलॉजी का फादर कहा जाता है। इनके अलावा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए सीएससीपी कृषि लागत और मूल्य आयोग के ने धान का एमएसपी कितना तैयार किया है? तो भैया धान 2183 रुपया प्रति कुंटल, है ना। यहाँ पे 23-24 सही है जी, 2183 रुपया प्रति कुंटल 23-24 में था। चूंकि देखिए 24-25 के लिए भी जारी हो गया है ना, तो आपको जो है ये वाला जरूर ध्यान रखना है 23-24 वाला, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी 2 महीना तक जो एग्जाम होगा वो 23 वाला पूछेगा और सबसे ज़्यादा धान का पूछता है एमएसपी। कौन जारी करता है? सीएससीपी जारी करता है। देखिए वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए धान का जो एमएसपी है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 2300 रुपया कर दिया गया है और जो 2021 में था इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को यहाँ मिल रहा है 2183 अर्थात 117 रुपया का जो है यहाँ पे बढ़त मिला है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीएससीपी के द्वारा वित्तीय वर्ष है ना, वित्तीय वर्ष 23-24 के तुलना में धान के लिए एमएसपी में कितनी वृद्धि कर दी गई है 24-25 के लिए? तो 117 रुपया। ठीक है, अर्थात 2183 से बढ़ा के 2300 रुपया प्रति कुंटल किसानों को मिलेगा एमएसपी धान के लिए करंट वाले वित्तीय वर्ष के लिए। सीएससीपी के द्वारा वर्तमान समय तक 22 गो फसल के लिए जो है एमएसपी जारी किया जाता है न्यूनतम, है ना। और इनके अलावा जो आपका एगो गन्ना होता है ना, गन्ना ईख के लिए जो है उचित मूल्य के लिए कवायद किया जाता है या फिर सिफारिश की जाती है। तो कुल मिलाकर अगर फसल की कितने पे कवायद करते हैं तो 23 पे, है ना। लेकिन अगर आपसे कहे कि एमएसपी कितने पे जारी करते हैं तो 22 पे। ये सब थोड़ा सा क्लू है। इनके अलावा सीएससीपी की स्थापना 1965 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा करी गई थी, इनके अधीन किए गए थे। देखिए राज्य में एगो जो है ना एपीएमसी मार्केट होता है जो शहर के बीचों बीच होता है और ये एपीएमसी मार्केट क्या होता है कि वहाँ के जो स्टेट के जो किसान हैं उनके जो उत्पादन है उनको सही उचित भाव पे बेचने की एक जगह होती है, एक मंडी समिति होती है, उसे हम एपीएमसी मार्केट कहते हैं, जैसे नई मुंबई के वासी में स्थित है। ठीक है भाई, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका 23-24 है ना ये आगे तक काम आए, इसीलिए मैंने कुछ खरीफ का जो है लेटेस्ट आपका जो एमएसपी तय किया गया है सीएससीपी के द्वारा, इसका दाम
दाम मैंने यहाँ पे रख दिया हूँ। जैसे धान का आप देख रहे होंगे कि 21-22 में था इनका, सॉरी 23-24 में था 2183 रुपया, और ये बढ़ के हो गए 2300 रुपया, अर्थात 117 रुपये की जो है बढ़त हुई है करंट वाले वित्तीय ईयर्स में। इनके अलावा जवार जो है ये आपका पिछले वाला में 3180 रुपये थे, अभी हो जाएंगे 3371 रुपये, 191 की जो है यहाँ पे छलांग हुई है। तो यहाँ पे आप रागी को देखेंगे, रागी में 444 रुपये की बढ़त हुई है। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है रागी, या अर्थात रागी, जवार और पैडी, ये तीनों को ध्यान रख लीजिएगा, पिछला और करंट वाला, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछते हैं। भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, कथन एक है कि भारत के सभी स्थलीय पड़ोसी देशों में इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। कथन भारत 2 है कि भारत के सबसे छोटी क्षेत्रफल वाली स्थलीय पड़ोसी देश भूटान है। कथन 3 है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में श्रीलंका को 56वां स्थान मिला था। तो दूसरा और तीसरा एकदम सही है, पहला गलत है। पहला भी सही हो जाता अगर यहाँ से मैं स्थलीय जो है या फिर पड़ोसी, ये दोनों को मैं डिलीट कर देता, क्योंकि भाई आप जानते हो कि भाई इंडोनेशिया जो है भारत के लिहाज में ये वाली पोर्शन को कवर करता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये किसी न किसी रूप में भी नहीं, आपका स्थलीय सीमा से कभी नहीं टच है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे स्थलीय सीमा लिख के मैंने इसको गलत कर दिया है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। बाद में कि भूटान सबसे छोटी स्थलीय सीमा मतलब क्षेत्रफल वाला देश है इंडिया का पड़ोसी में। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाली कंट्री है, परंतु यह भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर बन गया। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा है। यह विश्व की सबसे बड़ी द्वीपीय समूह वाला देश है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। देखिए, इससे बड़ी द्वीप भी है इंडिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर पूर्णतः समाती नहीं है, उसका कुछ पार्ट अन्य जगह भी चला जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप जो पूर्णतः इंडोनेशिया के अंदर है और सबसे बड़ी भी है, तो सुमात्रा। 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर सुकर्नो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, जो इंडोनेशिया के थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के में 127 देशों में भारत को 105वां स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका को 56वां, नेपाल को 68वां और बांग्लादेश को 84वां स्थान प्राप्त है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में। मानव विकास सूचकांक 2023-24 यानी HDI इंडेक्स 2023-24 में जहां पे 193 देश को कैलकुलेट किया गया था, जिसमें भारत को 134वां स्थान है, श्रीलंका को 78वां स्थान है, चीन को 75वां स्थान है, नेपाल को 146, बांग्लादेश को 129 है ना, और आपका भूटान को 125वां। पाकिस्तान अपने से नीचे है इस क्रम में, 164वें स्थान पे थे। इनके अलावा भारत के 7वां स्थलीय पड़ोसी देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो चाइना का है, और सबसे कम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भूटान का है। यहाँ से रेलवे वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं, SSC वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, जो आपका क्षेत्रफल का आरोही क्रम है, अर्थात है ना असेंडिंग ऑर्डर में हम बात करेंगे तो सबसे कम भूटान का हो जाएगा, उससे बड़ा श्रीलंका है, उससे बड़ा नेपाल, उससे बड़ा बांग्लादेश, उससे बड़ा अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, और सबसे बड़ा पड़ोसी देश में हो जाएगा चीन, है ना। इनके अलावा भारत के पड़ोसी देश की भाषा की बात कर लेते हैं। भूटान की जोंगखा, म्यांमार की बर्मी, श्रीलंका की सिंगली या तमिल दोनों है, अफगानिस्तान की दारी या पश्तो दोनों है, चीन में मंदारिन बोली जाती है और बांग्लादेश में बांग्ला बोले जाते हैं, पाकिस्तान में पंजाबी, हिंदी, उर्दू चलती है। इनके अलावा यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और भैया शुरू से अंत तक जरूर देखे होंगे वीडियो, तभी पूरी फ़ायदा होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार अंत तक देखा कीजिए। हमारे किसी कंटेंट को आप प्राप्त करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कंटेंट को बाय कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।